तो दोस्तों स्वागत है आपका स्टडी विथ मदन वर्मा चैनल में। दोस्तों आपको बता दें कि हमारे द्वारा इस समय RO 2023 और PCS प्री 2024 इन दोनों का कंबाइंड बैच GS का चलाया जा रहा है। इसके अलावा आपको करंट अफेयर और यूपी स्पेशल इन दोनों की भी वीडियो सीरीज़ आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो हमने क्या किया है कि आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इन तीनों का अलग अलग प्लेलिस्ट बनाकर आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर आप अपनी तैयारी को और अधिक मजबूत और बेहतर बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर इस प्लेलिस्ट को आप चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं विश्व का भूगोल घटना चक्र के पूर्वावलोकन की सीरीज हम चला रहे हैं और उसमें अभी तक हमने आधुनिक भारत, मध्यकालीन भारत, प्राचीन इतिहास और इसके अलावा आपका भारतीय राज्य व्यवस्था और भारत का भूगोल ये हमने कंप्लीट करा दिया है। आज हम शुरू करने रहे हैं विश्व का भूगोल। ठीक है, तो विश्व के भूगोल में ये पहला पार्ट है, इसके बाद 2-3 पार्ट और आएंगे। ठीक, तो आइए देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, प्रत्येक सूर्य ग्रहण होता है, तो प्रत्येक सूर्य ग्रहण होता है कब होता है? प्रत्येक सूर्य ग्रहण केवल पूर्णिमा के दिन, केवल अमावस्या के दिन या फिर दोनों दिन। ठीक है, तो प्रत्येक सूर्य ग्रहण किस दिन होता है दोस्तों? ये होता है केवल अमावस्या के दिन। ठीक है, जो भी सूर्य ग्रहण होता है यह केवल अमावस्या के दिन होता है। ठीक है, चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। देखिए दिया गया है कि सूर्य ग्रहण की स्थिति तब होती है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है। ठीक है, जिससे सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाता है। यह स्थिति केवल प्रतिपदा या फिर इंग्लिश में कहें तो न्यू मून डे या फिर अमावस्या को ही होती है। ठीक है, तो सूर्य ग्रहण की स्थिति कब आती है? जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है। ठीक है, तब सूर्य ग्रहण की स्थिति बनती है और ये कब होता है? तो ये अमावस्या के दिन होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि भूपर्पटी में बहुतायत से पाए जाने वाला रासायनिक तत्व है। तो भूपर्पटी में बहुतायत मात्रा में पाए जाने वाला रासायनिक तत्व कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ए, ऑक्सीजन है। ठीक है, चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। देखिए दिया गया कि भूपर्पटी में पाए जाने वाले विभिन्न तत्वों का विवरण निम्नानुसार है। ठीक है, ये NCERT के पुस्तक के अनुसार है। तो देखिए यहाँ पर दिया गया है कि इसमें ऑक्सीजन पहले नंबर पर है। ठीक है, और इसका परसेंटेज कितना है भूपर्पटी में? तो 46% पाया जाता है। ठीक है, सिलिकॉन दूसरे नंबर पर है और ये कितना है? तो ये 27% है। ठीक है, यानी ऑक्सीजन की मात्रा आपका भूपर्पटी में 46% है, सिलिकॉन की मात्रा 27% है, एल्युमिनियम आपका 8% है, लोहा आपका 5% है, कैल्शियम आपका 3% है। ठीक है, और इसके अलावा आपका सोडियम 2% है, पोटेशियम 2% है, मैग्नीशियम भी लगभग 2% है और अन्य में 1.41% अन्य पदार्थ हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न है कि टाइटन सबसे बड़ा चंद्रमा या उपग्रह है। तो टाइटन सबसे बड़ा चंद्रमा या उपग्रह किसका है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, ये शनि का उपग्रह है। ठीक है, टाइटन। चलिए अगला प्रश्न है कि निक्स एवं हाइड्रा चंद्रमा है। निक्स एवं हाइड्रा चंद्रमा है, किसका चंद्रमा है? तो ये प्लूटो के चंद्रमा है। ठीक है, निक्स और हाइड्रा किसके चंद्रमा है? तो ये प्लूटो के चंद्रमा है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्लोब पर बृहद वृत्त नहीं है? ठीक है, तो इसका देख लेते हैं आंसर क्या होगा। तो देखिए पहले में है विषुवत रेखा, ये तो है ही बृहद वृत्त। मुख्य देशांतर रेखा, यह भी बृहद वृत्त है। 60 डिग्री पूर्वी देशांतर। ठीक है, 60 डिग्री पूर्वी देशांतर, तो ये भी बृहद वृत्त हो जाएगा आपका। ये जो 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश दिया गया है ये आपका बृहद वृत्त नहीं होगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक, चलिए इसकी व्याख्या देख लीजिए। दिया गया है कि बृहद वृत्त वह रेखा होती है जो गोले को 2 समान परिधियों वाले गोलार्धों में विभाजित करती है। पृथ्वी पर सभी देशांतरों के साथ विषुवत रेखा भी बृहद वृत्त है। ठीक है, तो पृथ्वी पर जितनी भी आपकी देशांतर रेखाएं हैं, ये सभी देशांतर रेखाएं बृहद वृत्त हैं। ठीक है, इसके साथ ही साथ जो विषुवत रेखा है यह भी आपका बृहद वृत्त बनाती है। ठीक, अब आगे देखिए, दिया गया कि विषुवत रेखा के अतिरिक्त कोई भी अक्षांश बृहद वृत्त नहीं है क्योंकि वे विषुवत रेखा की अपेक्षा छोटे होते हैं। ठीक है, तो ये इसकी व्याख्या है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि प्रधान अमोत्तर नहीं गुजरती है। तो प्रधान अमोत्तर रेखा कहाँ से नहीं गुजरती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, नाइजर से नहीं गुजरती है यह। ठीक है, चलिए इसकी व्याख्या देख लीजिए थोड़ी सी। देखिए दिया गया कि प्रधान देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय देशांतर रेखा या फिर ग्रीनविच देशांतर के नाम से भी जाना जाता है।
ठीक है। तो जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है उसको हम प्रधान देशांतर रेखा कहते हैं या फिर ग्रीनविच देशांतर रेखा कहते हैं, ठीक है। इन अलग अलग नामों से जाना जाता है। यह रेखा इंग्लैंड के ग्रीनविच स्थित रॉयल ऑब्जर्वेटरी से होकर गुजरती है। 0 देशांतर पर स्थित इसी रेखा द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मानक समय, ठीक है। यह देशांतर रेखा किस पर स्थित है? तो ये 0 पर स्थित है, ठीक है। और इसी रेखा द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मानक समय का निर्धारण किया जाता है। यानी जो ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है इसी से पूरे विश्व का समय जो है तय किया जाता है, ठीक है। देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए दिया गया है कि देशांतर रेखा जो है 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के नाम से जाना जाता है। प्रधान मध्याह्न रेखा निम्नलिखित देशों क्षेत्रों से होकर गुजरती है। तो जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है जिसे हम ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं वो किन देशों से होकर गुजरती है? तो देखिए यहाँ पर दिया गया है यूनाइटेड किंगडम, स्पेन, माली, टोगो, अंटार्कटिका, फ्रांस, अल्जीरिया, बुर्किना फासो व घाना, ठीक है। तो कुल 9 देश हैं जहाँ से ये 0 डिग्री देशांतर रेखा गुजरती है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि पृथ्वी की आयु निर्धारित करने में निम्नलिखित में से कौन सी विधि का प्रयोग करते हैं? तो पृथ्वी की आयु निर्धारित करने में इनमें से कौन सी विधि का प्रयोग होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, यूरेनियम डेटिंग, ठीक है। यूरेनियम डेटिंग के द्वारा पृथ्वी की आयु निर्धारित की जाती है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध ज्वालामुखी पर्वत कराकाटोआ, ठीक है, कराकाटोआ निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो प्रसिद्ध ज्वालामुखी कराकाटोआ ये किस देश में स्थित है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, आपका इंडोनेशिया में स्थित है, ठीक है। ये जो कराकाटोआ है ये इंडोनेशिया में स्थित है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि प्रशांत महासागर में स्थित गैलापागोस द्वीप समूह के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन से कथन सही है, ठीक है। तो इस संबंध में देखिए 2 कथन यहाँ पर दिए गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दिया गया पहला कथन कि इनकी उत्पत्ति ज्वालामुखी गतिविधि के द्वारा हुई है, ठीक। दूसरा कथन दिया गया है यहाँ पर कि ये दक्षिणी अमेरिका राष्ट्र पेरू का हिस्सा है, ठीक है। तो ये 2 कथन यहाँ पर दिए गए हैं, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं इसमें सही आंसर कौन सा हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए, ठीक है। केवल एक यहाँ पर सही है। तो कथन जो एक दिया गया है यहाँ पर कि आपका इनकी उत्पत्ति ज्वालामुखी गतिविधि के द्वारा हुई है, यह कथन सही है। और ये किसके संबंध में है? तो ये प्रशांत महासागर में स्थित गैलापागोस द्वीप समूह के संदर्भ में है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि इंडोनेशिया के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ठीक है। इंडोनेशिया के संदर्भ में तो आइए देख लेते हैं। देखिए पहला कथन यहाँ पर दिया गया है कि इसमें 15,000 से अधिक द्वीप शामिल है, ठीक है। इसमें 15,000 से अधिक द्वीप शामिल है। दूसरा दिया गया है कि इसमें 150 से अधिक सक्रिय ज्वालामुखी हैं, ठीक। ये 2 कथन दिए गए हैं। तो आइए देख लेते हैं इसमें से आंसर कौन सा सही होगा। तो देखिए यहाँ पर जो आंसर दिया गया है वो दिया गया है ए, यानी केवल एक, ठीक है। तो यहाँ पर भी केवल पहला कथन सही है कि इसमें 15,000 से अधिक द्वीप शामिल है, ठीक है। ये कथन इंडोनेशिया के संदर्भ में सही है। चलिए इसकी थोड़ी सी व्याख्या देख लीजिए। देखिए दिया गया दक्षिण पूर्व एशियाई देश इंडोनेशिया में 17,000 से अधिक छोटे बड़े द्वीप हैं, ठीक है। 17,000 से अधिक छोटे बड़े द्वीप हैं। इंडोनेशिया प्रशांत क्षेत्र के रिंग ऑफ फायर पर स्थित है तथा यहाँ काफ़ी संख्या में ज्वालामुखी है, जिनमें सक्रिय ज्वालामुखी की संख्या लगभग 130 यानी 2012 के आकलन के अनुसार 127 है, ठीक है। तो लगभग 130 है। चलिए अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन महाद्वीप क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है? तो महाद्वीप इनमें से क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, अफ्रीका महाद्वीप, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि व्हाइट पर्वत पाए जाते हैं। तो व्हाइट पर्वत कहाँ पाए जाते हैं? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी, संयुक्त राज्य अमेरिका में पाए जाते हैं, ठीक है। व्हाइट पर्वत कहाँ पाए जाते हैं? ये संयुक्त राज्य अमेरिका में पाए जाते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न सूची को सूची 2 से सुमेलित कराना, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कुछ पर्वतों के नाम दिए गए हैं, ठीक, और यहाँ पर उन पर्वतों के प्रकार दिए गए हैं। तो हमको इन पर्वत श्रेणियों को इनके पर्वत के प्रकार से मैच कराना, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं। देखिए यहाँ दिया गया है आल्पस पर्वत श्रेणी जो है ये किस प्रकार का पर्वत है? तो ये आपका वलित पर्वत है, ठीक है।
और आगे बी दिया गया है वोस्चेज, ठीक है। वोस्चेज पर्वत जो है ये किस प्रकार का पर्वत है, तो ये आपका भ्रंशोस्थ पर्वत है, ठीक है, भ्रंशोस्थ पर्वत है। उसके आगे दिया गया सी यानी विंध्य पर्वत, तो विंध्य पर्वत किस प्रकार का पर्वत है, तो ये अवशिष्ट पर्वत है, ठीक है। और डी में दिया गया फ्यूजियामा, तो फ्यूजियामा किस प्रकार का पर्वत है, तो ये ज्वालामुखी पर्वत है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित पर्वतों में से कौन सा इटली में अवस्थित है, तो इनमें से कौन सा पर्वत है जो इटली में अवस्थित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा AP9 जो पर्वत है ये आपके कहाँ पर स्थित है, इटली में स्थित है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि फ्रांस तथा स्पेन के बीच सीमा बनाने वाला पर्वत है, तो फ्रांस और स्पेन के बीच सीमा बनाने वाला पर्वत कौन सा है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा डी पेरिनीस पर्वत है, ठीक है। पेरिनीस पर्वत फ्रांस और स्पेन के बीच में सीमा बनाता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि तिब्बत के पठार की समुद्र तल से औसत ऊंचाई है, तो तिब्बत के पठार से समुद्र तल की औसत ऊंचाई कितनी है, इसका सही आंसर हो जाएगा डी 5 किलोमीटर, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि अंधी घाटियाँ पाई जाती हैं, तो अंधी घाटियाँ कहाँ पर पाई जाती हैं, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ए कास्ट प्रदेश में अंधी घाटियाँ पाई जाती हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन स्कैंडिनेवियन देशों के समूह में सम्मिलित नहीं है, ठीक है। तो इनमें से कौन सा देश है जो कि स्कैंडिनेवियन देश के समूह में सम्मिलित नहीं है, तो देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी फिनलैंड इस स्कैंडिनेवियन देशों में के समूह में सम्मिलित नहीं है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा देश क्षेत्रफल में भारत से बड़ा नहीं है, तो इनमें से कौन सा देश है जो क्षेत्रफल में भारत से बड़ा नहीं है, तो देखिए यहाँ पर रूस जो है ये तो क्षेत्रफल में पूरे विश्व में सबसे बड़ा है। उसके बाद ब्राज़ील भी आपका भारत से बड़ा है जो कि विश्व का 5वां सबसे बड़ा देश है, ठीक है। कनाडा भी आपका जो है बड़ा है क्योंकि ये विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है। तो इस प्रकार से जो फ्रांस यहाँ पर डी ऑप्शन दिया गया है ये भारत से बड़ा नहीं है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि जाम्बिया की सीमा उभयनिष्ठ नहीं है, तो जाम्बिया की सीमा किसके साथ उभयनिष्ठ नहीं है, देखिए घटनाचक्र ने यहाँ पर उत्तर में स्टार लगाया हुआ है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो विकल्प दिए गए हैं इसमें कुछ न कुछ त्रुटि है, ठीक है। तो आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं ताकि हम सही विकल्प की ओर पहुँच सकें। तो आइए देख लेते हैं, देखिए दिया गया है जाम्बिया, तो जाम्बिया अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिण में स्थित एक भू आबद्ध देश है, ठीक है, यानी चारों तरफ से इसके साथ देश लगे हुए हैं, ठीक है, भूमि से घिरा हुआ है, ठीक। इसके उत्तर में कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, उत्तर पूर्व में तंजानिया, पूर्व में मलावी, दक्षिण पूर्व में मोजाम्बिक, ठीक है, दक्षिण पूर्व में कौन सा देश है, मोजाम्बिक है, और जिम्बाब्वे, दक्षिण में बोत्सवाना, दक्षिण पश्चिम में नामीबिया तथा पश्चिम में अंगोला देश स्थित है। इस प्रकार विकल्प में दिए गए सभी देश जाम्बिया से उभयनिष्ठ सीमा बनाते हैं। तो जो विकल्प में दिए गए हैं देश, ये सभी देश आपके जाम्बिया से उभयनिष्ठ सीमा बनाते हैं, इसीलिए यहाँ पर घटनाचक्र ने स्टार लगाया हुआ है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित देशों से कौन मध्य अमेरिका में स्थित नहीं है, तो इनमें से कौन सा ऐसा देश है जो कि मध्य अमेरिका में स्थित नहीं है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा बी सियरा लियोन जो है ये मध्य अमेरिका में स्थित नहीं है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि इंडोनेशिया निम्नलिखित में से किस देश के साथ भूमि साझा नहीं करता है, इंडोनेशिया किस देश के साथ अपनी भूमि साझा नहीं करता है या बॉर्डर नहीं बनाता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ए ब्रुनेई के साथ भूमि साझा नहीं करता है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक पोलिनेशिया द्वीप समूह का भाग नहीं है, तो इनमें से कौन है जो पोलिनेशिया द्वीप समूह का भाग नहीं है, इसका सही आंसर हो जाएगा डी तीनियन जो है ये पोलिनेशिया द्वीप समूह का भाग नहीं है। बाकी आपका टोंगा, तुवालू व ताहिती ये सभी इसके भाग हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस द्वीप को वादे की भूमि के रूप में जाना जाता है, तो इनमें से कौन सा द्वीप है जिसे वादे की भूमि के रूप में जाना जाता है, इसका सही आंसर हो जाएगा डी, ठीक है, क्या नाम है इसका, मिंडानाओ, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक अफ्रीका का स्थलावृत्त देश है, ठीक है, स्थलावृत्त देश है मतलब चारों तरफ से स्थल से घिरा हुआ देश है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा बी चाड जो है ये चारों तरफ से स्थलावृत्त देश है, ठीक है। चलिए इसकी थोड़ी सी व्याख्या देख लीजिए, देखिए दिया गया कि स्थलरुद्ध यानी लैंड लॉक्ड, ठीक है, लैंड लॉक्ड देश वे देश होते हैं
जिनकी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं समुद्र से नहीं मिलती हैं। ठीक है, इनकी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं समुद्र से नहीं मिलती है। विश्व के स्थल रुद्ध देश निम्न हैं, जिनकी संख्या कुल कितनी है? 45। यानी पूरे विश्व में 45 ऐसे देश हैं जिनकी सीमाएं समुद्र से नहीं मिलती हैं, बल्कि ये स्थल रुद्ध हैं, यानी लैंड लॉक्ड है। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं ये कौन कौन से देश हैं। तो देखिए यहाँ पर दिया गया है अफ़गानिस्तान, अंडोरा, आर्मेनिया, ऑस्ट्रिया, अजरबैजान, बेलारूस, भूटान, बोलिविया, बोत्सवाना, बुर्किना फासो, बुरुंडी, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक। आगे दोस्तों हम सभी देशों के यहाँ पर फ़ोटो शो कर रहे हैं। आप लोग चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम इतने देशों का नाम नहीं लेंगे क्योंकि समय अनावश्यक बर्बाद होगा, तो आप चाहे तो इन देशों का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि दक्षिण पूर्व एशिया में निम्न में स्थल अवरुद्ध देश हैं केवल। ठीक है, तो कौन सा है केवल? ये बी है, लाओस। ठीक है, लाओस जो है ये दक्षिण पूर्व एशिया का स्थल रुद्ध देश है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से देश चारों ओर से स्थलों से घिरे हैं? तो इनमें से कौन कौन से देश हैं जो कि चारों ओर से स्थलों से घिरे हुए हैं? तो आइए देख लेते हैं इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए इसका यहाँ पर घटना चक्र ने चूँकि स्टार लगाया हुआ है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं विकल्प में कोई त्रुटि है, तो आइए देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर दिया गया है इसकी व्याख्या में कि दिए गए देशों में आर्मेनिया, बोत्सवाना, इथोपिया चारों ओर से स्थलों से घिरे हैं। आर्मेनिया जॉर्जिया, अजरबैजान, ईरान एवं तुर्की से घिरा है। ठीक है, बोत्सवाना नामीबिया, जाम्बिया, जिम्बाब्वे, दक्षिण अफ्रीका से घिरा हुआ है। ठीक, इसी प्रकार से आगे दिया गया है कि इथोपिया, इरिट्रिया, जिबूती, सोमालिया, केन्या, दक्षिण सूडान व सूडान से घिरा हुआ है। ठीक है, तो इसमें त्रुटि क्या थी आइए देख लेते हैं। इसमें देखिए दिया गया है कि विकल्प में 1 व 3 दिया गया है, फिर 2 व 3 दिया गया है, 2 व 4 दिया गया है, 1 2 3 दिया गया है। ठीक है, और यहाँ पर जो व्याख्या दी गई है इसमें 3 देश जो हैं, यानी कि आपके कौन कौन से देश हैं? आर्मेनिया, बोत्सवाना, इथोपिया। ठीक है, आर्मेनिया, बोत्सवाना, इथोपिया ये चारों तरफ से स्थल से घिरे हुए हैं। ठीक है, कौन कौन से देश हैं? आर्मेनिया, बोत्सवाना और इथोपिया। तो 1 3 4 विकल्प बन रहा है, 1 3 और 4। ठीक है, और 1 3 4 आपके किसी भी विकल्प में उत्तर नहीं दिया गया है, इसलिए यहाँ पर घटना चक्र ने स्टार लगाया हुआ है। ठीक है, इसीलिए यहाँ घटना चक्र ने स्टार लगाया हुआ है, ये विकल्प आपके इसमें नहीं दिया गया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन दक्षिण सूडान के लिए सही है? सही उत्तर के चयन हेतु नीचे दिए गए कूट का उपयोग कीजिए। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन दक्षिण सूडान के लिए सही नहीं है? तो आइए देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर कुछ 4 कथन दिए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पहला कथन दिया गया है कि यह एक स्थलाभित्त देश है। दूसरा दिया गया कि इसकी राजधानी अकोबा में अवस्थित है। ठीक है, तीसरा दिया गया कि इसकी मुख्य नदी वाइट नील है। चौथा कथन दिया गया कि इसका मुख्य धर्म इस्लाम है। ठीक है, तो ये 4 कथन दिए गए हैं और किसके संदर्भ में दिए गए हैं? तो ये चारों कथन आपके दक्षिणी सूडान के लिए दिए गए हैं। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए जो इसका सही आंसर होगा उसका सही आंसर हो जाएगा सी, यानी 1 व 3 जो भी कथन दिए गए हैं ये सही हैं। ठीक है, तो देखिए कथन 1 और 3 में क्या है? कथन 1 में है कि यह एक स्थलावृत्त देश है और 3 में है कि इसकी मुख्य नदी वाइट नील है। ठीक है, तो ये दोनों कथन सही हैं, बाकी दोनों कथन ये 2 और 4 गलत है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कि निम्नलिखित देशों में कौन अफ्रीका के पश्चिमी तट पर नहीं स्थित है? तो इनमें से कौन सा देश है जो अफ्रीका के पश्चिमी तट पर स्थित नहीं है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी, बोत्सवाना। ठीक है, तो जो बोत्सवाना देश है ये अफ्रीका के पश्चिमी तट पर स्थित नहीं है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कराना है। तो देखिए यहाँ पर दिया गया है पुराना नाम और यहाँ पर दिया गया है नया नाम, यानी इन देशों के नए नाम यहाँ पर दिए गए हैं और इन्हीं देशों के यहाँ पर पुराने नाम दिए गए हैं। ठीक है, तो हमको इन दोनों को सही मैच कराना है कि कौन से देश का पुराना नाम क्या था। ठीक है, तो आइए मैच करा लेते हैं। देखिए श्याम नाम किसका था? तो श्याम नाम था आपका थाईलैंड का। ठीक है, श्याम किसका नाम था? तो ये नाम था थाईलैंड का। और फार्मोसा किसका नाम था? तो फार्मोसा नाम था आपका ताइवान का।
ठीक है। और मेसोपोटामिया किसका नाम था? तो मेसोपोटामिया आपके इराक का नाम था पुराना। और बर्मा किसका नाम था? तो ये म्यांमार का नाम था। बर्मा किसका? म्यांमार का नाम था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक राष्ट्रीय राजधानी नहीं है, ठीक है। तो इनमें से कौन सा जो यहाँ पर नाम दिए गए हैं, कौन इसमें से किसी देश की राजधानी नहीं है, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर घटना चक्र ने विकल्प में ए और सी दोनों को उत्तर माना है, ठीक है। यानी ये जो बान है ये भी किसी की राजधानी नहीं है, और जो सी यानी न्यूयॉर्क है ये भी किसी की राजधानी नहीं है, ठीक है। बाकी ये कैनबरा और बीजिंग ये दोनों किसी न किसी देश की राजधानी है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से देश बाल्टिक सागर के तट पर स्थित नहीं है? तो इसमें से कौन सा देश है जो कि बाल्टिक सागर के तट पर स्थित नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, स्वीडन व नॉर्वे। स्वीडन व नॉर्वे आपके बाल्टिक सागर के तट पर स्थित नहीं है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से देश मध्य पूर्व का हिस्सा नहीं है, ठीक है। तो इनमें से कौन सा देश है जो कि मध्य पूर्व का हिस्सा नहीं है? तो देखिए घटना चक्र ने यहाँ पर फिर से स्टार लगाया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर स्टार लगाया हुआ है, यानी विकल्प में कहीं ना कहीं कुछ त्रुटि है। तो आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। देखिए दिया गया है कि प्रश्नगत विकल्पों में शामिल सभी देश जॉर्डन, इजराइल, लेबनान, सीरिया, तुर्की मध्य पूर्व यानी पश्चिमी एशिया में स्थित हैं। हालांकि इन देशों में तुर्की रिपब्लिक ऑफ तुर्की का कुछ भाग दक्षिणी पूर्वी यूरोप के बाल्कन प्रायद्वीप में स्थित होने के कारण इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का उत्तर विकल्प डी माना जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो दिया गया है, यहाँ पर घटना चक्र कह रहा है कि ये जो चारों विकल्पों में जो उत्तर दिया गया है ये सभी जो है मध्य पूर्व का हिस्सा है, ठीक है। लेकिन अगर वैसे तर्क की बात की जाए तो जो डी विकल्प है यानी इसमें जो तुर्की है इसका कुछ हिस्सा आपके दक्षिणी पूर्वी यूरोप में भी पड़ता है, दक्षिणी पूर्वी यूरोप में भी पड़ता है, इसलिए इसका विकल्प डी माना जा सकता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश आर्कटिक वृत्त के दक्षिण में पाया जाता है, ठीक है। तो इनमें से कौन सा देश ऐसा है जो कि आर्कटिक वृत्त के दक्षिण में पाया जाता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी, ठीक है, आइसलैंड। आइसलैंड जो है यह आर्कटिक वृत्त के दक्षिण में पाया जाता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो देखिए एक तरफ नगर के नाम दिए गए हैं, दूसरी तरफ नदी के किनारे अवस्थित दिए गए, ठीक है। यानी कौन सा नगर किस नदी के किनारे स्थित है, और इसमें से हमको बताना है कि कौन सा सही विकल्प नहीं है, यानी कौन सा नगर अपने सही नदी के किनारे स्थित नहीं है, ठीक है। तो हमको ये बताना है। तो आइए देख लेते हैं। देखिए दिया गया बान, तो बान जो है ये राइन नदी के किनारे स्थित है, सही है। कायरो ये नील नदी के ही किनारे स्थित है, ये भी सही है। न्यूयॉर्क आपका हडसन नदी के किनारे, ये भी सही है। लेकिन जो वियना दिया गया है वोल्गा नदी के किनारे, यही इसका सही स्थित नहीं है, ठीक है। ये वियना जो है ये वोल्गा नदी के किनारे स्थित नहीं है, बल्कि ये जो वियना है ये किसके किनारे स्थित है? तो वियना आपका डेन्यूब नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे स्थित है? ये डेन्यूब नदी के किनारे स्थित है, ठीक है, न कि वोल्गा के, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कराना है। तो देखिए यहाँ पर देश दिए गए हैं, यहाँ पर उनकी राजधानी दी गई, ठीक है। तो हमको उन देशों को उनकी राजधानियों के साथ मैच कराना है। तो आइए मैच करा लेते हैं। तो देखिए दिया गया, तो आइए मैच करा लेते हैं। तो म्यांमार की राजधानी क्या हो जाएगी? म्यांमार की राजधानी हो जाएगी यंगून, ठीक है। और कंबोडिया की राजधानी क्या हो जाएगी? कंबोडिया की राजधानी हो जाएगी आपकी नोमपेन, ठीक। वियतनाम की राजधानी क्या हो जाएगी? तो वियतनाम की राजधानी हो जाएगी आपकी हनोई। और लाओस की राजधानी क्या हो जाएगी? तो लाओस की राजधानी हो जाएगी आपकी वियंटियान, ठीक है, वियंटियान। चलिए अगला प्रश्न दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर देश दिया गया है और यहाँ पर उनकी राजधानी दी गई है। तो कौन से देश की राजधानी सही सुमेलित नहीं है ये हमको बताना है। तो आइए देख लेते हैं। देखिए पहला दिया गया एंटीगुआ और बारबूडा, ठीक है, बारबूडा। तो इसकी राजधानी दिया गया सेंट जॉन्स, ये सही है। आगे दिया गया डोमिनिका की राजधानी दिया गया सेंटो डोमिंगो, यही आपका गलत है, ठीक है। उसके आगे दिया गया अल सल्वाडोर, तो ये सैन सल्वाडोर इसकी राजधानी सही है।
बहामास की राजधानी नासाउ, सही है। ठीक है, तो जो विकल्प इसका उत्तर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। ठीक है, डोमिनिका। तो आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। देखिए दिया गया एंटीगुआ बरमूडा, इसकी राजधानी सेंट जॉन्स है। डोमिनिका की राजधानी क्या हो जाएगी? रोसोऊ हो जाएगी। डोमिनिका की राजधानी रोसोऊ हो जाएगी। डोमिनियन गणराज्य की राजधानी सेंटो डोमिंगो हो जाएगी। और अल सल्वाडोर की राजधानी सैन सल्वाडोर हो जाएगी। बहामास की राजधानी नासाउ हो जाएगी। ठीक है, बहामास की राजधानी आपकी नासाउ हो जाएगी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कराना है। तो यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के प्रांत दिए गए हैं और राजधानी शहर दिए गए हैं। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया के जो प्रांत हैं यहाँ पर उनके नाम दिए गए हैं और ये उनके राजधानी शहरों के नाम दिए गए हैं। ठीक है, तो आइए इसको मैच करा लेते हैं। तो देखिए न्यू साउथ वेल्स की राजधानी क्या हो जाएगी? राजधानी शहर, तो इसका हो जाएगा सिडनी। ठीक है, न्यू साउथ वेल्स की राजधानी सिडनी हो जाएगी। क्वींसलैंड की क्या हो जाएगी? तो क्वींसलैंड की हो जाएगी ब्रिस्बेन। विक्टोरिया, तो विक्टोरिया की क्या हो जाएगी? विक्टोरिया को हो जाएगी मेलबोर्न। और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया क्या हो जाएगी? तो इसका हो जाएगा पर्थ। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कराना है। तो यहाँ पर नदी दिए गए हैं और यहाँ पर उसके शहरों के नाम दिए गए। ठीक है, कौन सी नदी के किनारे कौन सा शहर बसा है ये हमको बताना है। तो आइए इसकी व्याख्या हम डायरेक्ट देख लेते हैं ताकि आपका समय बचे। तो देखिए यहाँ पर नदी दिया गया है, यहाँ पर शहर, तो आइए देख लेते हैं। तो देखिए सत अल अरब इसके किनारे कौन सा शहर बसा है? इसका नाम है बसरा। ठीक है, बसरा शहर बसा है। पराग्वे नदी के किनारे कौन बसा है? तो पराग्वे नदी के किनारे आपका बसा है सियन। ठीक है, नाइजर नदी के किनारे कौन बसा है? तो ये नियामी बसा है। और आपके डेन्यूब के किनारे कौन बसा है? तो ये वियना बसा है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि भूमि में गुरुत्वाकर्षण जल किस तनाव पर रहता है? तो भूमि में गुरुत्वाकर्षण जल किस तनाव पर रहता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ए 1/3 एटमॉस्फेयर से कम पर। 1/3 एटमॉस्फेयर से कम पर रहता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि इटली, सिसिली, सर्डिनिया एवं कोर्सिया से घिरे सागर का नाम है। तो इन सभी चारों स्थानों से घिरे हुए सागर का नाम क्या है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा डी टेरहेनियन सागर। कौन सा? टेरहेनियन सागर नाम है। ठीक है, चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो सीरीज पसंद आ रही हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर किया करिए। आपके एक कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है और हम अगली वीडियो बनाने के लिए तैयार हो पाते हैं। तो दोस्तों अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर, वीडियो को लाइक कर, बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा ताकि आप सब तक हमारी वीडियो को नोटिफिकेशन पहुँचती रहे। धन्यवाद।